दुनिया के सबसे ताकतवर देश और उनके राष्ट्राध्यक्षों के लिए मोदी कितना मायने रखते हैं, इसका अंदाजा G7 की बैठक के बाद ली गई इस तस्वीर को देखकर लगाया जा सकता है, जिसके सेंटर में है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में G7 समिट में शामिल होने के बाद स्वदेश लौट चुके हैं, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में मोदी की तस्वीर छाई हुई है। पीएम मोदी ने G7 सम्मेलन के दौरान कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। पीएम मोदी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से भी मिले और इस मुलाकात की सबसे खास तस्वीर मोदी के साथ मेलोनी की सेल्फी रही। प्रधानमंत्री मोदी ने एक के बाद एक इटली में वैश्विक नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले और इस मुलाकात पर कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बैठक की और उन्हें भारत को G7 शिखर सम्मेलन में बुलाने के लिए धन्यवाद कहा और साथ ही दोनों देशों के कॉमर्स, एनर्जी, टेलीकॉम जैसे कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर चर्चा की। पीएम मोदी यूके के पीएम ऋषि सुनक से मिले और सेमीकंडक्टर, तकनीक और कारोबार के मामले में दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने की बात कही। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की और कहा कि साल में ये हमारी चौथी मुलाकात है। दोनों नेताओं ने रक्षा, सुरक्षा, तकनीक, AI और ब्लू इकोनॉमी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा पीएम मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन से अलग पोप फ्रांसिस से मुलाकात की और उन्हें भारत आने का न्योता दिया। पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से भी मिले, जिनके साथ आपसी रिश्तों और कारोबार के बारे में बात हुई। पीएम ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा से भी मिले और जॉर्डन के किंग अब्दुल बिन अल हुसैन और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन से भी मिले। उन्होंने G7 समिट के दौरान एंटोनियो गुटेरस से भी मुलाकात की। G7 समिट के आउटरीच सत्र के दौरान बोलते हुए पीएम मोदी ने ग्रुप की 50वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। पीएम ने कहा कि टेक्नोलॉजी की सफलता के लिए मानव केंद्रित दृष्टिकोण की जरूरत है। जैसे भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से लोगों तक सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने भारत के AI मिशन की बात की, जो AI फॉर ऑल यानी सभी के लिए AI पर आधारित है। पीएम मोदी ने कहा कि AI का इस्तेमाल सभी लोगों की प्रगति के लिए होना चाहिए। पीएम ने कहा कि भारत AI के ग्लोबल पार्टनर के तौर पर वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा दे रहा है। पीएम ने क्लाइमेट चेंज पर भी दुनिया को संदेश दिया और कहा कि भारत 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को पाने की दिशा में काम कर रहा है। पीएम ने पौधारोपण अभियान से जोड़ने के लिए दुनिया को संदेश दिया, जिसको प्लांट फॉर मदर नाम दिया गया है। यही नहीं, पीएम ने ग्लोबल साउथ की चिंताओं राजस्थान में आ गया कूलर का गुरु आइजन। घर ले जाएं अपना आइजन कूलर मात्र ₹1 की डाउन पेमेंट पर। राजस्थान में आ गया कूलर का गुरु आइजन। घर ले जाएं अपना आइजन कूलर मात्र ₹1 की डाउन पेमेंट पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय ड्यूरागार्ड सीमेंट, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
एनसीईआरटी ने किताब से हटाया बाबरी मस्जिद का नाम। किताब में मस्जिद की जगह 3 गुंबद वाला ढांचा लिखा। 12वीं के सामाजिक विज्ञान के चैप्टर को किया छोटा। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर दूसरे दिन भी बीजेपी का मंथन। प्रदेश कार्यालय में 5 घंटे तक चला मंथन। भरतपुर समेत 4 सीटों पर हुआ विचार विमर्श। राजनीति सेवा नहीं उद्योग बन गया है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का बड़ा बयान। कहा, कोई भी फाइल उठाता हूं उसमें घोटाला ही निकलता है। प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। दौसा के रेटा गांव में जमीन विवाद में बवाल। धरपकड़ कर रही पुलिस पर पथराव। 7 पुलिसकर्मी घायल। और नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही ईओयू छात्रों से 18 और 19 जून को करेगी पूछताछ। परीक्षा देने वाले 9 छात्रों को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली में जल संकट पर बीजेपी के सांसदों का दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के विधायक ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से की मुलाकात। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय ड्यूरागार्ड सीमेंट। सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा उठा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिजनेसमैन एलन मस्क की रिपोर्ट को टैग किया। इस पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है, किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। अखिलेश यादव ने भी ईवीएम पर सवाल उठा दिए। इसके बाद बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। यह खास रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में ईवीएम के खिलाफ इलॉन मस्क के ट्वीट पर नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। इलॉन मस्क के ट्वीट के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईवीएम पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने पोस्ट किया, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच करने की इजाजत नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही है। राहुल गांधी ने मुंबई में एक प्रत्याशी के समर्थकों की तरफ से की गई गड़बड़ी से जुड़ी खबर शेयर करते हुए लिखा, जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है। अब आपको बताते हैं कि राहुल ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा। भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही है। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी हो जाती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। हालांकि मुंबई में ईवीएम को मोबाइल से अनलॉक करने की रिपोर्ट पर चुनाव आयोग कह चुका है कि ईवीएम का मोबाइल से कोई कनेक्शन नहीं है और ईवीएम की काउंटिंग के लिए किसी कोड की जरूरत नहीं पड़ती। ईवीएम पर नए सियासी बवाल के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो इसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है, ये बात भाजपाई साफ करें। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ईवीएम पर सवाल उठाने के बाद से हड़कंप मचा है। मस्क ने दावा किया था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, इसे अमेरिकी चुनावों से हटा दिया जाना चाहिए। हालांकि मस्क ने अपने दावों के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया है। मस्क ने ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर की एक पोस्ट को रिट्वीट करके कही। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने। ईवीएम पर राहुल गांधी और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के सवाल उठाने के बाद बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है।
बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर एलोन मस्क के दावों को गलत बताया। राजीव चंद्रशेखर ने लिखा कि एलोन मस्क का विचार अमेरिका और अन्य जगह पर लागू हो सकता है, जहां वो इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीनें बनाने के लिए नियमित कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भारतीय ईवीएम कस्टम डिजाइन, सुरक्षित और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग है। कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई ब्लूटूथ, वाईफाई, इंटरनेट नहीं है। राजीव चंद्रशेखर का साफ कहना है कि ईवीएम के लिए भारत में सबसे दुरुस्त व्यवस्था है। अब देखना है कि ईवीएम पर शुरू हुआ ये नया विवाद कहां तक जाता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब बात करेंगे शीना बोरा हत्याकांड की, क्योंकि शीना बोरा हत्याकांड एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। सीबीआई अदालत में सुनवाई के दौरान जो पर्दाफाश हुआ कि शीना बोरा की हत्या के बाद महाराष्ट्र के रायगढ़ से बरामद उनकी हड्डियां और अवशेष गायब हो गए। सीबीआई के वकील ने कोर्ट में यह बताया कि उन्होंने बहुत तलाश किया लेकिन वो हड्डियां नहीं मिली। रिपोर्ट देखिए। शीना बोरा हत्याकांड की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। सीबीआई सालों से इसकी जांच कर रही है, लेकिन इस मामले में अब तक कोई भी गुनाहगार साबित नहीं हो सका है। और इस बीच में सीबीआई ने कोर्ट में एक ऐसी जानकारी दी जिससे सबके होश उड़ गए। सीबीआई ने बताया कि साल 2012 में जो शीना बोरा के कथित अवशेष मिले थे और जिन्हें जेजे अस्पताल में भेजा गया था, वो गायब हो गए हैं। शीना बोरा के अवशेष गायब होने से माना जा रहा है कि सीबीआई का केस कमजोर हो गया है और अब बचाव पक्ष इस केस में मजबूत हो जाएगा। हालांकि सीबीआई ने कोर्ट में डीएनए रिपोर्ट का मिलान करके ये पहले ही दावा कर दिया है कि जो अवशेष मिले हैं वो शीना बोरा के ही हैं, लेकिन बचाव पक्ष डीएनए रिपोर्ट में फर्जीवाड़े का भी आरोप लगा चुका है। दरअसल 2012 में महाराष्ट्र के रायगढ़ के जंगलों में मिले एक शव से शुरू हुई इस कहानी में साल 2015 में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब शव की पहचान हो गई। शुरुआती जांच में शव को देश के जाने माने मीडिया टाइकून पीटर मुखर्जी की दूसरी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी की बेटी शीना बोरा का बताया गया। सीबीआई ने इस मामले में पीटर मुखर्जी, उनकी दूसरी पत्नी और शीना बोरा की मां इंद्राणी मुखर्जी के ड्राइवर श्यामवर राय और इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति संजीव खन्ना को गिरफ्तार किया। उन पर साजिश के तहत शीना बोरा का कत्ल करने का आरोप लगाया। इंद्राणी मुखर्जी 6.5 साल तक सलाखों के पीछे रही। पिछले साल मई में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। अब जब इस मामले में अहम सबूत गायब हुए हैं तो इंद्राणी मुखर्जी ट्रायल को जल्दी खत्म करने की मांग कर रही है। शीना के रिमेन्स थे वो ही आज गायब है, तो मैं कैसे मान सकती हूँ कि शीना जिंदा नहीं है। आज आप मुझे 6.5 साल मेरी जिंदगी बर्बाद करके आप बोल रहे हो कि आपके क्रूशियल एविडेंस गायब हो गए और आप ऐसे ट्रायल चलाओगे। दिस ट्रायल शुड कम टू एन एंड इमीडिएटली। इस मामले में फरवरी 2020 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीटर मुखर्जी को जमानत दे दी थी। वहीं इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति संजीव खन्ना भी जमानत पर बाहर हैं। 9 साल से ट्रायल चल रहा है और कोर्ट में बार बार दावा किया गया कि शीना बोरा मरी नहीं है बल्कि जिंदा है और अब वो अवशेष गायब हो गए हैं, जिसे सीबीआई ने शीना बोरा का अवशेष बताया था। इंद्राणी मुखर्जी के वकील का दावा है कि उनके मुवक्किल को फंसाया जा रहा है। इनका सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि इंद्राणी मुखर्जी को झूठे मर्डर केस में अक्यूज बनाना है और किसी भी हालत से साम दाम दंड भेद करके इनको कन्विक्शन तक लेके जाना है। अब ये कौन कर रहा है, यह पैरेलल इन्वेस्टिगेशन का भाग है। और अगर सबूत, जो इतने महत्वपूर्ण सबूत अगर कस्टडी से गायब हो रहे हैं, तो इस पर भी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ये किसने किया या हुआ कि नहीं हुआ। यह सारा पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करना आवश्यक है। इस मामले में पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल मुखर्जी का भी नाम सामने आया, जिन्होंने कोर्ट में कबूल किया कि उनका शीना बोरा के साथ संबंध था। सीबीआई के मुताबिक इंद्राणी मुखर्जी राहुल और शीना के संबंधों से नाखुश थी और साथ ही उनके और शीना के बीच में कुछ संपत्ति और पैसे को लेकर भी झगड़ा चल रहा था। तो वहीं दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट की वजह से कोहराम मचा हुआ है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा। लोग टैंकर के आने से घंटों पहले ही कतार लगा लेते हैं पानी के लिए, जहां पर टैंकर पहुंचने वाला होता है, क्योंकि पानी ना सिर्फ पीने बल्कि खाना बनाने और रोजमर्रा के लगभग हर काम के लिए जरूरी है। ऊपर से ये चिलचिलाती गर्मी और धूप।
अब हम आपको बताते हैं कि दिल्ली पानी के लिए किन किन राज्यों पर निर्भर है। दिल्ली में पानी संकट, आप और बीजेपी में महाभारत। पानी को तरसती दिल्ली, बीजेपी का मटका फोड़ प्रदर्शन। दिल्ली में पानी की किल्लत, प्यासी दिल्ली का जिम्मेदार कौन? ये है देश की राजधानी दिल्ली, जो पानी की एक एक बूंद के लिए जंग लड़ रही है। और ये जंग एक दिन की नहीं है, बल्कि हर दिन दिल्ली पानी के लिए मुश्किलों से चार हो रही है। दिल्ली के गीता कॉलोनी, गोविंदपुरी, ओखला और चिल्ला गांव से जो तस्वीरें आई हैं, उसने दिल्ली में पानी के संकट का पूरा हाल बता दिया। एक तरफ दिल्ली पानी के लिए परेशान है, तो दूसरी इस पर सियासत भी हाई है। दिल्ली में जल संकट पर छिड़ी सियासी जंग के बीच दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला, मटकी फोड़कर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही दिल्ली की मंत्री आतिशी के लगाए आरोपों पर भी जवाब दिया। आप सरकार में मंत्री आतिशी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर पानी की पाइपलाइनों के लिए सुरक्षा की मांग की है और आपके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। कल उस पानी की पाइपलाइन में लीकेज हुई, उस लीकेज और काफी सीवियर लीकेज हुई। आप ये देख सकते हैं कि बहुत बड़ी लीकेज वहां पे हो रही थी। जब हमारी पेट्रोलिंग टीम को ये पता चला तो रिपेयर के लिए टीम भेजी गई। वहां ये पाया गया कि बहुत बड़े बड़े बोल्ट, 12 इंच के बोल्ट, 4-4, 5-5 सेंटीमीटर लंबे बोल्ट को काट कर वहां पर छेद किया गया था पाइपलाइन में। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ षड्यंत्र हो रहा है और मैंने इसी संदर्भ में आज पुलिस कमिश्नर को लेटर भी लिखी है। मेरी पुलिस कमिश्नर से बात भी हुई है कि जो हमारी मेन पानी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं, उन पानी की पाइपलाइंस को पुलिस द्वारा सिक्योरिटी दी जाए। निराधार आरोप है। एक दशक से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हर गर्मी में ये पानी का संकट आता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि 2018 में भी ये संकट आया, 2019 में भी संकट आया। ये संकट क्यों आता है? क्योंकि ये प्राकृतिक संकट नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा बनाया हुआ संकट है, ताकि वो अपने भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित कर सके, ताकि वो इलीगल टैंकर माफिया को प्रोत्साहित कर सके। लेकिन माननीय मंत्री आतिशी जी को प्रेस वार्ताओं से फुर्सत कहाँ मिलती है? वो तो सारा दिन या तो हरियाणा पे दोषारोपण करती है, या भाजपा पे दोषारोपण करती है, या खुद अपने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों पे दोषारोपण करती है। लेकिन दिल्ली में पानी पर जारी सियासत के बीच लोगों की मुश्किलें कम होती दिख नहीं रही हैं और यही वजह है कि दिल्ली के गोविंदपुरी में महिलाओं ने पानी संकट को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया और खाली बाल्टी के साथ प्रदर्शन किया। क्योंकि आतिशी जो है आती है नहीं। हम ऑफिस कई बार होके आए उनके, बोल के आएंगे हाँ आपकी समस्या सुन लेते हैं, हम आएंगे, भेजेंगे, विजय सेरियल जी को भेजेंगे, बोलते हैं यहाँ के करने वाले, कभी देखने भी नहीं आते वो। उनको जब आना होता है यहाँ पे, जब वोट मांगने आते हैं बस। तो वो पानी आ रहा नहीं है, कभी तो एकदम आ जाता है, कभी एकदम चले जाता है। रेता आ रही है, 30 रुपए की बोतलें आ रही है खरीद के, किसी के पास पैसे नहीं है तो मांग के पानी ला रहे हैं। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं हुई जो अब हो रही है साल भर से। ये परेशानी है। कल पकड़ा ईद है, लोगों को पानी ज्यादा चाहिए, ज्यादा नहाना धोना सब त्योहार का सब मिट्टी कर रखा है। दिल्ली में जारी जल संकट पर बीजेपी के साथ कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, लेकिन बीजेपी ने तो सीधे पूछ लिया है कि आम आदमी पार्टी बताए कि अवैध कनेक्शन का पैसा किसके खाते में गया। ऊपर हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो पानी देने को तैयार है, पानी छोड़ने को तैयार है, लेकिन बीच में देखिए गड़बड़ियां हो रही है। हरियाणा की सरकार की तरफ से गड़बड़ियां हो रही है। मुनक कैनाल पे कोई नियंत्रण नहीं है। मुनक कैनाल से जो पानी का माफिया है वो पाइपलाइन लगा के पानी की चोरी कर रहा है। दिल्ली में पानी की संकट का अगर कोई जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में पानी का संकट प्राकृतिक नहीं है। दिल्ली में पानी उपलब्ध मात्रा में, हरियाणा पानी जितना मिलना चाहिए दिल्ली को उससे ज्यादा दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से भी जूते खाकर आए हैं, सबको मालूम है। लेकिन इनकी लापरवाही, इनकी चोरी, ये पानी की बर्बादी, ये मूल कारण है जो दिल्ली पानी के लिए तरस रही है। 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। 2024 तक हर नल में जल देने का वादा अरविंद केजरीवाल ने किया था। क्या हुआ उस वादे का? वो तो जेल में बैठ गए आराम से।
अब समझते हैं कि दिल्ली में पानी के संकट की असली वजह क्या है। दिल्ली के पास पानी का अपना कोई सोर्स नहीं है, जिस वजह से उसे पड़ोसी राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। दिल्ली में पानी की आपूर्ति हरियाणा की तरफ से आने वाली यमुना नदी, उत्तर प्रदेश की तरफ से गंगा नदी और पंजाब की तरफ से भाखड़ा नांगल बांध से होती है। दिल्ली जल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली को रोज 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत है, जबकि यमुना, गंगा और भाखड़ा नांगल बांध से 97 करोड़ गैलन की आपूर्ति हो पाती है। गर्मी में तो दिल्ली में पानी की डिमांड और भी ज्यादा हो जाती है और इससे दिल्ली में पानी का संकट गहरा हो जाता है। और इसी